नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम एमएसएमईज के लिए लगातार अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि स्मॉल बिजनेसेस बदलते दौर के लिए खुद को तैयार कर सकें। जल्द ही बजट 2025 आने वाला है। आखिर इससे एमएसएमई इंडस्ट्री को कैसी उम्मीदें हैं, साथ ही 2025 में उद्यमियों को कैसी रणनीति अपनानी होगी, आज के सेशन में इसी का लेंगे जायजा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं गिरीश लूथरा, प्रेसिडेंट फिकी सी एमएसएमई, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं गिरीश जी से। गिरीश जी, बजट 25 अब से कुछ ही दिन बाद पेश किया जाने वाला है। बजट 24 में तो एमएसएमईज के लिए कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई थी। इस बार के बजट से इंडस्ट्री की किस तरह की उम्मीदें हैं? जितनी भी पॉलिसीज बनी बाय स्टेट्स और सेंटर, अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो दैट रिजल्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रियलिटी ऑन द ग्राउंड, जिस स्पीड से जानी चाहिए, जिस स्पीड से हम बात करते हैं। हाउएवर, आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द थॉट। ये तो एक प्रोसेस है, इट इज टेक इट्स ओन टाइम एंड स्पीड ऑफ इट। पोस्ट एग्रीकल्चर, द हाईएस्ट एम्प्लॉयर हैज टू बी एमएसएमई इंडस्ट्री, including textiles, which is the second highest employer. I had a suggestion in mind that we could make policies which are different for micro and small and different for medium. क्योंकि जो पॉलिसीज अगर एमएसएमई की कलेक्टिवली बनती हैं तो माइक्रो और स्मॉल उसको लगता है बहुत अच्छी है और मीडियम वाले को इंटरेस्ट नहीं आता। ग्रोथ इंजन इंडस्ट्री का लेने के लिए मीडियम को लार्ज बनाना, स्मॉल को मीडियम बनाना, ये हमारा एक मिशन रहेगा। डॉक्टर कुमार, पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 100 करोड़ तक के लोन्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया था। इसके अब जल्द ही लॉन्च करने की बात हो रही है। इसके जरिए एमएसएमईज को मशीनरी और इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए बिना कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के टर्म लोन देने की योजना है। इस पर आप अपना नजरिया दे सकें। ये जो 100 करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस की बात की है, इसके बारे में अभी आजकल न्यूज़पेपर में भी था। ये एक इनिशिएटिव तो अच्छा है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अभी ये शायद पॉलिसी कैबिनेट में जानी है और मुझे लगता है कि इसका फायदा क्लस्टर्स को मिल सकता है, क्योंकि इसमें एग्रीगेशन की बात की गई है। क्रेडिट रिस्क को एग्रीगेट किया जाएगा। इसका मतलब एक यूनिट को इंडिविजुअली 100 करोड़ तक नहीं मिलेगा, एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स को जिनकी टर्म लोन की रिक्वायरमेंट हो टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ये केवल प्लांट एंड मशीनरी के लिए मेंशन किया गया है। और प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स एक क्लस्टर में अपने रिक्वायरमेंट्स देती हैं और उसकी एक इंस्टीट्यूशन बनती है, चाहे वो एसोसिएशन के माध्यम से हो, चाहे वो एक अलग से कोई बनाया जाए ग्रुप, एसोसिएशन या सोसाइटी, तो उसको ये 100 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने का प्रोविजन स्कीम में किया गया है। अब ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, ये जब गाइडलाइंस आएंगी इसकी और ये जब इसका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही ये पता लग पाएगा। परंतु मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंप्लीमेंटेशन में आसान नहीं होगा। डॉक्टर कुमार, यानी आपके मुताबिक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम ग्रुप ऑफ यूनिट्स को प्लांट और मशीनरी के मोर्चे पर सपोर्ट करेगी, पर क्या मीडियम इकाइयां इंडिविजुअली भी इसका बेनिफिट ले सकती हैं? आपकी राय? तो ये इंडिविजुअल के लिए 100 करोड़ तक शायद नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, क्रेडिट की। तो ये ग्रुप के लिए है। अगर ग्रुप के लिए है तो चैलेंज यहीं पे आता है उसके इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उस ग्रुप के सारे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट को आप कैसे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को यूनिफॉर्मली आप अप्लाई करेंगे और फिर उनके लिए रिस्क एग्रीगेट करेंगे, फिर आप क्रेडिट गारंटी लेंगे और फिर उसमें रिस्क। और दूसरी बात, इसमें एक चीज और मैंने देखी कि ये सेल्फ सफिशिएंट होगा। ये जो 100 करोड़ की गारंटी का प्रोविजन किया गया है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट का मतलब इसमें अपफ्रंट भी क्रेडिट गारंटी फी है और हर साल फिर क्रेडिट गारंटी फी होगी ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। प्रोफेसर जोशी, ये दौर सस्टेनेबिलिटी का है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स हो या बात हो बड़े OEMs की,
लगता है कारोबार में बने रहने के लिए और ग्रो करने के लिए एमएसएमईज को ग्रीन का मंत्र अपनाना ही होगा। प्रोफेसर जोशी, ग्राउंड पर एमएसएमईज को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पर काम करना एक अतिरिक्त कॉस्ट लगती है। ऐसे में इसके गणित को आप कैसे देख रहे हैं और बजट से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? ये तो एक बहुत ही अहम पहलू है जिस पे आपने बात की, और आजकल हम ईएसजी की भी बात कर रहे हैं और यूरोप के अंदर बात कर रहे हैं। सो नो, एज फार एज वी हैव टू गो फॉर कंप्लायंसेस, बट ये क्या है कि एज ए नॉन टैरिफ बैरियर भी यूज किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज हैं। और अगर ये सीएबीएम अगर आता है तो इसमें 30 to 35% हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एमएसएमईज को, सरकार को किसी तरह का सपोर्ट देना चाहिए, विच विल इंक्लूड द फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड द सपोर्ट इन केस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज वेरी हाई। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है उसको देखना है, और उसमें क्या है कि सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, सेक्टर एसोसिएशन है, सरकार है, इन सबको मिलके ये सेक्टर वाइज ये पता करना है कि इसमें कितना कंप्लायंस का एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है, और उसको कहीं ना कहीं इसको जो है ना कंपनसेट करने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। इंडिया हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सस्टेनेबिलिटी इशूज, और ये ईएसजी वाले में तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारी संस्थानों को प्रोएक्टिवली सेंसिटाइज करना है एमएसएमईज को, और स्पेशली जो बात है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इनकी कॉम्पिटिटिवनेस अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बनी रहे। गिरीश जी, अभी जैसे प्रोफेसर जोशी ने सस्टेनेबिलिटी की अहमियत, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, साथ ही एमएसएमईज को सपोर्ट की बात रखी है, ऐसे में इस ट्रांजिशन के लिए, कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए आप बजट 25 में किस तरह के अतिरिक्त मेजर्स की उम्मीद कर रहे हैं? इसके अंदर एक जो चीज समझ में आती है, देयर आर पॉलिसीज विद इन द स्टेट एंड सेंटर सपोर्टिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज, common infrastructure like common effluent treatment plants, common research centers for innovation, product development centers, schemes हैं, पर number of amount sanctioned for that is so minuscule कि वो 2%, 1% clusters को भी cater ना कर पाए। So much larger picture has to be built. जितने भी हमारे पार्क्स अभी तक आए हैं एमएसएमई क्लस्टर्स के, टेक्सटाइल में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो 50-100 एकड़ से छोटे हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प किया गया, उनमें आज 80%, 75% आगे नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर कुमार, फॉर्मल फाइनेंसिंग एमएसएमईज के लिए चुनौती रही है। इसको लेकर जहां एक और कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन क्रेडिट गैप को लेकर अभी भी कंसर्न्स हैं। वहीं जहां तक ग्लोबल बाजारों की बात है, उद्यमियों का यह भी मानना है कि पेयर नेशंस की तुलना में हमारे यहां इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पर हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस पर सीधा असर पड़ता है। आप फाइनेंसिंग के मोर्चे पर क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी या इनएडिक्वेसी हमेशा से रही है, और क्रेडिट के अवेलेबल होने के लिए खासतौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए कई एफर्ट्स और कई कमेटीज, कई रिपोर्ट्स बनी है, और तब भी हमारे देश में 25 से 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नेशनलाइज बैंक और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनको एडिक्वेटली इक्विप करने की, और इनका माइंडसेट चेंज करने की कि credit is not a grant. Credit is basically for the need of the economy, for the country, that you can generate more employment by creating new businesses and scaling up the existing business enterprises. तो क्रेडिट को ना देके और कंस्ट्रेन करना, एक तरह से इकोनॉमी को कंस्ट्रेन करना है। तो एक तो ये ट्रेनिंग और माइंडसेट की जरूरत है बैंकर्स के अंदर। तीसरी बात यह है कि एनबीएफसीज एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस समय क्रेडिट के लिए पूरे कंट्री में। अब एनबीएफसीज के लिए एक जमाने में एक प्रोविजन होता था कि एनबीएफसीज को अल्टीमेटली फंडिंग कहाँ से चाहिए, वो बैंकों से चाहिए। जो बैंक्स लेंडिंग करते थे एनबीएफसी के थ्रू टू दी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में रखा गया था, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले तक उसको हटा लिया, उस प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। और फिर बाद में हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन पे केवल 20 लाख रुपए तक की क्रेडिट को उसमें शामिल किया। ये केवल पॉलिसी चेंज है जिसकी वजह से बैंकों का एक रवैया जो है एनबीएफसी के थ्रू लैंडिंग करने का, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट ईयर माननीय वित्त मंत्री ने
वो 10 लाख रुपए जो मैक्सिमम लोन था तरुण कैटेगरी में, उसको 20 कर दिया, परंतु केवल उन लोगों के लिए किया जो पहले लोन अवेल करके सक्सेसफुली रीपे कर चुके हो। परंतु यहाँ इश्यू ये है कि जो लोग अपना नया व्यवसाय लगाना चाहते हैं, नया स्मॉल बिजनेस माइक्रो एंटरप्राइज लगाना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो अब बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए की लोन रिक्वायरमेंट आज से 10 साल पहले थी, वो तो कम से कम डबल तो हो ही गई है। तो वो मुद्रा लोन को भी, उनकी लिमिट्स को भी अब बढ़ाने की जरूरत है। जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं फॉर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स, इनको भी रिवाइज करने की जरूरत है बजट के माध्यम से, क्योंकि इसमें एमएसएमई सेक्टर ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कॉर्पोरेट्स के लिए तो हमने टैक्स रेट्स 25% कर दिए, परंतु पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए नहीं किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि बजट के माध्यम से हमें पूरी करनी चाहिए। प्रोफेसर जोशी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में नए मौकों को टैप करने के लिए क्या मौजूदा मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम्स का दायरा बढ़ाना चाहिए? बजट 25 में इस मोर्चे पर आपको कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, एमएसएमई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट गैप। तो इंफॉर्मेशन वो हमेशा से ही रहा है। तो इसके लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्होंने डिमांड भी की है कि भारत सरकार की कुछ एक्सपोर्ट पे ऐसी स्कीम्स हैं जैसे कि एमडीए, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो उसका बजट बढ़ाने की स्कीम है और उसका जो लाभ जो है वो एमएसएमई को मिल सके। तो ये स्कीम जो है भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के जरिए एक्सपोर्टर्स को देती है, लेकिन इसमें मोस्टली बड़े एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। तो उसकी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उनको इस तरह से किया जाए कि उसका फायदा छोटे एमएसएमईज को भी हो पाए, छोटे एक्सपोर्टर्स को भी हो पाए। तो एक तो इसके अंदर ही है। उसके अंदर और कुछ स्कीम है, ब्रांडिंग की स्कीम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्कीम है, एंड ब्रांडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द एक्सपेंसेस दैट जो एमएसएमई करती है एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन के लिए, सैंपल भेजने के लिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि एक ये मार्केट डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंदर कुछ किया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम है सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जो सीधा एमएसएमई सेक्टर को सर्व करती है, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सर्व करती है। और अब नई स्कीम के तहत तो आप देखिए कि ओडीओपी, डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, जहां की डिस्ट्रिक्ट्स को भी सेंसिटाइज किया गया है बाजार के बारे में एक्सपोर्टर्स को सूचना देने के लिए। तो मुझे लगता है उनको भी कुछ ना कुछ जो बजट के अंदर ऐसा प्रोविजन हो कि जो मार्केट प्रमोशन की स्कीम है उसका इनको जो है ना लाभ मिल सके और ये बाजार को कर सके। और एक और जो मार्केट प्रमोशन के साथ इंपॉर्टेंट है वो स्किल गैप, स्पेशली टू ऑपरेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसके अंदर क्या है कि ट्रेनिंग स्कीम है जो ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए और ट्रेनिंग पे सरकार थोड़ा खर्च करे कि जहां पे एक्सपोर्टर्स कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड ऑपरेट इन द इंटरनेशनल मार्केट वो की जा सके। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कुछ ऐसी स्कीम बनाए जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन हो, भारत सरकार का भी कंट्रीब्यूशन हो। और क्योंकि बाजार जो है आने वाले टाइम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल उथल पुथल है, स्पेशली ट्रम्प के आने से क्या टैरिफ होगा, द इम्पोर्ट टैरिफ विल इंक्रीज, चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है या चाइना अमेरिका के अंदर ट्रेड का जो डिस्प्यूट है उससे जो चीज बढ़ेगी तो उसका भी फर्क जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। गिरीश जी, ग्लोबल उठापटक के इस दौर में आप मौजूदा मार्केट गैप्स या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर क्या नजरिया रखते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर्स एंड रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी, हकीकत यह है कि एमएसएमई सपोर्ट के लिए उसको पहले तो जो सर ने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैप इज अ मेजर चैलेंज। आज जब हमने डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ का प्लान दिया फ्रॉम 0 to something एंड वी गॉट गुड रिजल्ट्स इन फर्स्ट 2-3 years, तो उसका एक रीजन ये था कि प्राइमरी रिसर्च गवर्नमेंट ने करके market gap was given into the market, that these are the imports which can be substituted by India. In each sector, we need such research and funding for such research focused by government, ताकि वो हम लोग उसको पहुंच पाए कि हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट में सिमिलरली व्हेन नाउ वी कम टू एक्सपोर्ट पॉइंट, कि हम लोग एक्सपोर्ट्स में सोच रहे हैं कि मार्केट ये जो अनसर्टनिटी है,
पहले तो मेरा सोचना है, जब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो अभी ऑन फायर है, तो जब सब कुछ ऑन फायर होता है ना, तो जनरली देखा गया है कि रिजल्ट्स सडनली कूल डाउन हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल कूल डाउन, बट इट विल टेक अ ईयर और सो, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज गॉट टायर्ड ऑफ इट। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इंडिया पे आना है, वो एक इम्पैक्ट जो है दूसरे कंट्रीज से कंपैरेटिवली लेसर है, बिकॉज हमारा रोबस्ट सिस्टम है इकोनॉमी का, और गवर्नमेंट के सपोर्ट जो सेक्टर्स में हैं बहुत अच्छे हैं। तो हमें उसका फायदा उठाने के लिए एज ऑन टुडे एक ये भी इशू आता है कि हमारे एमएसएमईज को पता ही नहीं है कि वो कहां से फायदा ले सकते हैं। सो दैट्स अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू टेक कॉल। जो ये कंट्रीज है एंटी चाइना या चाइना +1 सभी कंट्रीज ने जब मूव किया, उसका फायदा भी इंडिया को बड़े पैमाने पे मिल रहा है और ज्यादा मिलेगा। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्लोबल ट्रेड के बदलते समीकरणों के बीच एमएसएमईज को बजट के जरिए कैसे मिले सपोर्ट, साथ ही कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स पर करेंगे फोकस, बस कुछ ही देर में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। बजट 2025 से एमएसएमई इंडस्ट्री की विश लिस्ट को हम आज कर रहे हैं चेक। हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश लूथरा, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और डॉक्टर HP कुमार। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर जोशी, प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ्स को लेकर काफी वोकल रहे हैं। यूएस और चाइना के बीच एक पोटेंशियल टैरिफ वॉर की बात हो रही है। इसके इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या मायने होंगे, हमें कैसी तैयारी करनी होगी और बजट से कैसे सिग्नल्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? ट्रम्प की जहां तक बात है, हमारा पूरा जो इंटरनेट वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम है इस समय अंडर द WTO, इट इज डिपेंडेंट ऑन MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन मींस एक कंट्री सारे देश पे एक ही तरह के टैरिफ लगा सकता है, अलग अलग नहीं। तो ट्रम्प की जो सबसे इनोवेटिव या डिसरप्टिव स्ट्रेटेजी ये है कि ही सेज दैट ही विल इंक्रीज द टैरिफ 20% टू द होल वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि 25% वो कनाडा और मेक्सिको पे लगाएंगे। उन्होंने कहा चाइना पे हम 65 लगाएंगे, एंड एनीबडी हु सपोर्ट चाइना एंड डॉलर के अंदर जो ट्रेड नहीं करेगा उस पर 100% लगाएंगे। अब वो टैरिफ लगाएंगे कि नहीं ये देखने की बात है, बट पूरा देयर इज अ कंप्लीट डिसरप्शन एंड अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल सिस्टम। बट फिर भी स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज अमेरिका इज क्लोज टू पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इंडिया, तो कुछ फायदा भारत को उसमें तभी होगा व्हेन वी मेक आवर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव। और ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास रहे, मार्केट इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, और वो हमने किया भी है उसके अंदर, द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर ये सब होगा तो, और हमको कंसिस्टेंटली बाजार का एनालिसिस करना होगा कि किस बाजार के अंदर गैप है, किस की पर्टिकुलर टैरिफ लगने से इम्पैक्ट ऑफ, और उसका रिसर्च स्टडी हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि चाइना का अगर टैरिफ मान लो 65% बढ़ता है तो उससे भारत को क्या फायदा होगा। अगर 25% टैरिफ मेक्सिको और कनाडा से बढ़ता है तो उसका भारत पे क्या। सो द एनालिसिस हैज टू बी प्रोडक्ट वाइज एंड कंट्री वाइज, सो दैट वी आइडेंटिफाई विच आर द गैप्स। ये भारत सरकार को करना है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को करना है, MSME एसोसिएशंस को करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज को करना है, एंड इट इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द MSME सेक्टर। तो उनको सबको ये कम्युनिकेट करना है, सो दे शुड बी एबल टू कैपिटलाइज दिस कैलामिटी और द अनसर्टेनिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो एक्सपोर्ट में फायदा करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपेयर्डनेस, और इसके लिए मुझे लगता है कि बजट के अंदर अलग से रिसर्च, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का लिए प्रोविजन की जरूरत है। डॉक्टर कुमार, जहां तक फाइनेंसिंग की बात है, आप इस डिजिटल दौर में कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल के दायरे को क्या बढ़ता देखते हैं और इससे एमएसएमईज को कितना सपोर्ट मिल पाएगा? कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग जो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रचार है और सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन है वो फिनटेक कंपनीज ने अधिकतम किया है, और NBFCs भी इसमें बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो गई हैं। अभी बैंकों का कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग पे बहुत अधिक फोकस नहीं गया है, और वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही अपनी जो लेंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है MSMEs की वो असेस कर रहे हैं, और अपने जो स्कोरिंग मॉडल, क्रेडिट रेटिंग, सिविल स्कोर, ये सारे मेथड्स अपना के ही वो अभी
लेंडिंग के क्वांटम को और या लेंडिंग की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। परंतु कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग एक बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा मॉडल है। इसमें कोई बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस अकाउंट्स रखने के भी नहीं है, और एक सिंपल मॉडल है जो कि ये भी शो करता है कि क्रेडिट वर्दीनेस जो एक एप्लीकेंट बोरोवर है या जो अंडर कंसिडरेशन है उसकी क्या है, और विदाउट गोइंग इनटू देयर अकाउंट्स एंड विदाउट गोइंग इनटू देयर सिविल स्कोर, क्रेडिट रेटिंग, all those details and other things, simply on the basis of cash flow based lending and account statements, bank statements, one can decide कि whether you are a credit worthy or not. क्रेडिट की बहुत गैप है और हमें सारे मेथड्स अपना के और पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे उनकी लेंडिंग के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जो प्रोसीजर्स हैं हमारे वो सिंप्लीफाई होने चाहिए। थोड़ा सा कॉस्ट को भी कम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम शुरू की थी, वो डोमेस्टिक लैंडिंग अपने जो इनलैंड ऑपरेशंस के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी, वो जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो अभी बंद हो गया है। तो उसको भी रीस्टेट करके थोड़ा कॉस्ट एडवांटेज भी मिले अगर क्रेडिट में, तो उससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। आइए अब लास्ट वर्ड लेते हैं गिरीश जी से। आप फिकी सीएमएसएमई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस दौर में एमएसएमईज को इनोवेशन और आर&डी पर भी फोकस करना होगा। ऐसे में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को कैसे नए दौर के लिए तैयार किया जाए ताकि उद्यमियों को इसका फायदा मिल सके। 18 major sectors which are there populated by MSME. तो हर सेक्टर को उसका एक उद्यम का सब्सिडरी सेक्टर वाइज किया जाए और उसके अंदर कॉमन फैसिलिटीज का स्ट्रेटेजिक प्लान उस सेक्टरल एक्सपर्ट्स को टीम में रखते हुए किया जाए, तो रिजल्ट्स वुड बी फार फास्टर एंड बेटर। एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में इतना ही। बजट 2025 में एमएसएमईज के लिए क्या खास किया जा सकता है, इस पर अपने व्यूज शेयर करने और पार्टिसिपेट करने के लिए गिरीश लूथरा, प्रेसिडेंट फिकी सीएमएसएमई, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, और डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। बजट 25 के और आयामों को लेकर हम अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।